नमस्कार, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के सामने एक नए चैप्टर को स्टार्टिंग करने वाला हूं। इसके पहले हमने कक्षा 12 के गणित के जो एनसीईआरटी सिलेबस था आपका, क्योंकि यहाँ पर जो मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी सिलेबस पर डिपेंड है और उसी के बेस पर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो हमने क्या किया था कि एनसीईआरटी सिलेबस का कक्षा 12वीं के गणित का पहला चैप्टर जिसका नाम था संबंध और फलन, उसको हमने खत्म कर लिया है। सारे उदाहरण भी और सारे के सारे जो है क्या बोलते हैं प्रश्नावली के जो सवाल थे वो भी सारे एक एक करके हमने कवर कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का नाम है क्या कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये आपका नया चैप्टर है, कक्षा 12 का गणित का लेसन नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है। और इस चैप्टर को जैसे बोलते हैं इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि ये बहुत मजेदार चैप्टर है। एक प्रकार से कह लिया जाए कि पूरे गणित में, कक्षा 12 के पूरे गणित में सबसे आसान और सबसे सिंपल चैप्टर इसी को माना जाता है। अगर ये नहीं समझा तो फिर पूरे क्लास में जो है पूरे चैप्टर को किसी भी चीज को नहीं समझ पाएंगे। बहुत मजेदार ये चैप्टर है और पढ़ने के बाद इतना मजा आएगा इसको कि लगाने में आप लोगों को बिल्कुल लगेगा कि मन करे कितना सवाल लगाने, इसके जितने भी सवाल है सबके सब खा जाए, एक प्रकार से सबके सब घोर के पी जाए। ऐसा चैप्टर है ये, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन ये मजा तभी आएगा जब आपको पिछड़ा जो है संबंध और फलन की जो बेसिक बातें हैं वो याद होनी चाहिए, है ना, तभी मजा आएगा। इसमें जो है पढ़ना वैसे में दो ही टॉपिक है। पढ़ना क्या है, एक आपको पढ़ना है आधारभूत संकल्पनाएं पढ़नी है, दूसरा आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति के फलन। ये पढ़ना है आपको, दो टॉपिक्स पढ़ने हैं और इन्हीं दोनों टॉपिक्स के आधार पर चैप्टर खत्म भी हो सकता है। तो पहले बता दूं मैं कि जो आपका आधारभूत संकल्पनाएं हैं इसके आधार पे आप जो है प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। बहुत सिंपल है, प्रश्नावली ये आपका इसके आधार पे प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। और इस जो सेकेंड टॉपिक रहेगा इसके आधार पे आप जो है प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। दो ही तो प्रश्नावली पढ़नी है, एक आपका विविध प्रश्नावली है तो उसको हम लोग एग्जाम के लास्ट में पढ़ लेंगे। तो भैया आपको दो टॉपिक पढ़नी है और इन दोनों टॉपिक के आधार पे प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 ही पढ़ना है। ये जो प्रश्नावली आपका 2.1 है ये मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है और ये आपका एक क्लास में तो खत्म हो जाएगा आराम से, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से खत्म हो जाएगा। रहेगी बात प्रश्नावली 2.2 में, तो इसको खत्म करने में 2 से 4 दिन लग सकता है, 2 से 4 क्लास लग सकते हैं खत्म करने में, क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है ना। इसमें एग्जाम्पल भी अधिक मिलेंगे और प्रश्नावली के क्वेश्चन भी अधिक मिलेंगे। लेकिन ये वाला चीज तो बिल्कुल आसान है, प्रश्नावली 1.1 एक क्लास में खत्म हो जाएगा आपका। जब मैं पढ़ाऊंगा स्टार्ट करूंगा तो आप लोग पूरी बातें समझ में आ जाएगी और खत्म भी कर लेंगे आप इसको, ठीक है साथियों। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसको शुरू से करने से पहले जो है जो मैंने आपको लेसन नंबर 1 में पढ़ा दिया है जिसका नाम था संबंध और फलन, उसकी कुछ खास बातें याद रखनी पड़ेगी। जैसे संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है, फलन के कितने प्रकार होते हैं ये ध्यान रखना है, प्रतिलोम फलन क्या होता है। भाई प्रतिलोम फलन पढ़े रहेंगे तभी ना प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन निकाल पाएंगे। तो हमें कह लिया जाए एक प्रकार से मोटी मोटा में कि जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है उसकी बातें हमें याद होनी चाहिए, तब जाके हम इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाएंगे। उसमें आपने प्रांत, परिसर, सहप्रांत भी पढ़ा था, तो यहां वो सारी की सारी चीजें अपन के काम आने वाली हैं और जब काम आएगी तो भाई जाहिर सी बात को याद रहेगा तभी हम उसका यूज कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें जो है प्रश्नावली जितना भी मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था संबंध और फलन का, उसकी कुछ खास बातें याद रहेगी तभी हम लोग चैप्टर को हल कर पाएंगे। तो उसकी मैं सोच रहा हूं कि एक बार रिवीजन कर लूं, क्योंकि आज उसी क्लास लेना है मुझे जो पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया, क्योंकि एक बार उसको पढ़ लेंगे या देख लेंगे तो इस चैप्टर को हल करने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें ग्राफ वगैरह थोड़ा ज्यादा आएगा, इसलिए जो है उसको समझना बड़ा जरूरी है जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमने सबसे पहले उस पहले चैप्टर में संबंध के बारे में समझा था। किस बारे में समझा भाई, संबंध के बारे में कि संबंध होता क्या है, और संबंध को इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन। संबंध को इंग्लिश में कहते हैं क्या, रिलेशन। कि रिलेशन आपका क्या होता है, ठीक है ना। रिलेशन तो वैसे देखा जाए दो लोगों के बीच में होता है, दो लोगों के बीच में होता है। जैसे आपका समाज में भी रिलेशन होता है, जैसे मैं एक टीचर हूं तो मेरा संबंध जो है बच्चों के साथ है, बच्चों का मेरे साथ है, ये दो प्रकार के ये संबंध हो गए। उसी प्रकार से भाई का बहन से, बहन का भाई से,
माता का पिता से, पिता का माता से, ऐसे संबंध हो सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में जो संबंध होता है ये दो समुच्चयों के बीच में होता है, समुच्चयों के बीच में होता है। मैथमेटिक्स में जो संबंध होता है कितने समुच्चयों के, दो समुच्चयों के बीच में होता है। जैसे मैं मोटी मोटा कह दूं कि एक मैंने समुच्चय ले लिया ए, ये मैंने एक समुच्चय लिया, इसका मैंने नाम दिया ए, और एक मैंने दूसरा समुच्चय लिया, इसका मैंने नाम दिया बी। इसमें ए में अवयव मैंने कह दिया कि 1 है, 2 है, ऐसे लिया 1 2 3 और 4, ये लिया मैंने। बी में मैंने कह दिया कि 2 ले जाए, 3 ले जाए, 4 ले जाए और 5 ले जाए, ठीक है ना। अब ए से बी में एक संबंध को मैंने आर लिखा कि मतलब ए से बी में जो संबंध है उसको मैंने आर कह दिया। ये चीज आप लोग जो है प्रश्नावली 1.1 को हल करने में पढ़ चुके डिटेल में पूरा एकदम, बस मैं मोटी मोटा बता रहा हूं संबंध एक्चुअली में होता क्या है और उसको लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। तो ये संबंध है, मैंने ए से बी में संबंध दर्शा दिया। मैंने मान लिया कि 1 का कनेक्शन जो है 2 में है, 2 का कनेक्शन 3 में है, 3 का कनेक्शन जो है 4 में, 4 का कनेक्शन 5 में है। तो इधर वाले अवयव को हम लोग बोलते हैं एक्स, इधर वाले को अवयव बोलते हैं हम लोग वाई, ऐसे बोलते हैं, ये जानते हैं हम लोग हैं। अब देख क्या रहे हैं यहां पर है कि जो y वाला है, y के जो मान है वो x के मान से एक अधिक है। भाई यहां पर एक है तो इसके आप प्रतिबिंब 2 पे आया, यहां पर 2 है तो इसका प्रतिबिंब 3 पे बना, ये 3 है तो इसका प्रतिबिंब 4 पे बना। मतलब y का जो मान है वो x के मान से एक अधिक है, अर्थात y बराबर मैं कह सकता हूं क्या कि ये x + 1 के बराबर है। तब इस संबंध r को लिखेंगे कैसे, ठीक है, लिखेंगे कैसे क्या कि जो आपका संबंध r है सच दैट, ऐसे लिखेंगे संबंध r वो a से b में परिभाषित है। मतलब r जो है आपका a टेंड्स टू b और r a से b में परिभाषित है, a से b में क्या है परिभाषित है। तो अब r बराबर में आपको मिलेगा क्या कि 1 का कनेक्शन 2 में है तो इसको लिखेंगे 1, 2, ऐसे ही लिखते हैं ना भाई, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा दिया आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 को हल करने के लिए। 2 का कनेक्शन 3 के साथ है तो भैया ले लो भैया यहां पर 2, 3 बन जाएगा, और 3 का कनेक्शन 4 के साथ है, 4 कनेक्शन 5 के साथ है तो आएगा आपके पास क्या 4, 5, ये मिलेगा हमको संबंध क्रमित युग्म के रूप में। और ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं रोस्टर रूप। क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप, ये मैंने आपको बता ही दिया था भाई, है ना। इस रूप को हम लोग बोलते हैं रोस्टर रूप। अब इसी चीज को हम लोग एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैसे, जैसे देख रहे हैं कि जो r है आपका r, ये एक क्रमित युग्म है, इसको लिख सकते हैं x, y सच दैट। अब यहां पे देख रहे हैं जो y का मान है वो x के मान से एक अधिक है, x के मान से एक अधिक है तो इसको लिख सकते हैं क्या y बराबर में x + 1, जहां पर x आपका समुच्चय a का अवयव है और y जो है आपका समुच्चय b का अवयव है। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इस चीज को, है ना, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं भाई। इस फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं क्या, समुच्चय निर्माण विधि, इसको हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो आपको मैंने ये पूरी दो चीजें आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 में बता दिया था कि संबंध आपका ये रहता है, इसको ऐसे लिखते हैं दो रूपों में, एक रोस्टर रूप और एक समुच्चय निर्माण रूप। हाँ एक चीज और कि सभी रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना मुश्किल है, जल्दी नहीं लिख पाते, लेकिन सभी समुच्चय निर्माण विधि को रोस्टर रूप में लिख पाना बहुत आसान होता है। यह एक प्रकार से कहा जाए कि जितने भी रोस्टर रूप हैं उन सभी रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण विधि में नहीं लिख पाएंगे, लेकिन सभी समुच्चय निर्माण विधि को रोस्टर रूप में लिख पाएंगे, ठीक है ना। ये तो आप लोग कक्षा 11 में ही पढ़ चुके होंगे बेसिकली। तो इस बात का ध्यान रखना कि संबंध हमारा इस प्रकार से होता है जो दो समुच्चयों के बीच में होता है और वो कैसे कनेक्ट होता है, कैसे क्या होता है, ये ध्यान देना है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पर मैंने ले लिया कि ये ले लिया एक समुच्चय, मैंने यहां पर P नाम दे दिया और एक समुच्चय मैंने और नाम ले लिया Q नाम दे दिया। अब इसमें से इसमें एक संबंध को मैंने कहा कि ये आपका R है, इसमें मैंने कहा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इस वाले को हम लोग बोलते हैं X, ये बोलते हैं हम लोग है, और इधर वाले को हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने कह दिया कि इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं Y। लेकिन ये मैं कह दूं कि जो Y का मान है वो X के मान से अधिक है, Y का मान X के मान से अधिक है। ये ऐसा संबंध हमें बनाना है कि जो Y के मान होंगे वो X के मान से अधिक लेने हैं, है ना। X का जो Y का जो मान हो X के मान से अधिक लेना है,
ऐसा संबंध में बनाना है। तो बनाएंगे कैसे? अगर मैं x का मान 1 लेता हूं तो y का मान तो 1 तो होगा नहीं, क्योंकि y का मान x के मान से अधिक लेना है, ऐसा संबंध में बनाना है। तो मैं कह सकता हूं कि y का 1 कनेक्शन जो है 2 के साथ बन सकता है, 3 के साथ भी हो सकता है, 4 के साथ भी हो सकता है, 5 के साथ भी हो सकता है। तो बना सकते हैं भाई इसको, ये बन जाएगा आपका इस तरह से, इस तरह बन सकता है। क्योंकि यहां पर देख रहे हैं क्या कि x का मान तो मैंने 1 लिया है, लेकिन y का मान तो 1 से बड़ा ही सब ना मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है हमको सब बड़ा, तो ये सारे मिल जाएंगे हमको इस तरह से, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि अब मैं 2 लेता हूं, x का मान 2 लेता हूं, तो y का मान 2 लेना नहीं, क्योंकि y तो 2 जो है 2 के बराबर जाएगा, मतलब 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ऐसे बन सकता है। तो ये जो है आपका इस तरह बन सकता है, 2 कनेक्शन 3 में, 3 कनेक्शन 4 में, और इसी 2 कनेक्शन 5 में हो सकता है, ये बन सकता है। उसी प्रकार जो है अगर मैं x का मान 3 लेता हूं तो 3 का कनेक्शन 4 और 5 से होगा, 3 से नहीं होगा, क्योंकि 3 आपका 3 के बराबर जाएगा, जबकि y का मान मुझे x से बड़ा लेना है। तो 3 का कनेक्शन 4 से और 5 से हो जाएगा, 4 का कनेक्शन केवल और केवल 5 से होगा, 4 से तो होने वाला नहीं है, तो आपका हो जाएगा ये 5 से हो जाएगा। इस तरह से कनेक्शन बनेंगे। तो इसको मैं लिखूं कैसे? आर बराबर में आप देखिएगा जरा ध्यान से कि जो आपका आर था वो किसमें से किसमें परिभाषित था, ये P से Q में परिभाषित था। और R बराबर में आपके पास क्या क्या मिलेगा कि 1 का कनेक्शन 1 को छोड़कर बाकी सबके साथ है, तो लिख दीजिएगा यहां पर क्या कि 1, 2, फिर उसके बाद 2, 3, और फिर उसके बाद 3, 4, और उसके बाद जो है 4, 5 ये मिल सकता है ना। तो 2 कनेक्शन 3, 4, 5 के साथ है, तो लिख दीजिएगा यहां भी क्या 2, 3 के साथ, और इसी जो है 2 कनेक्शन 1 का कनेक्शन इन सबके साथ था ना, तो यहां पर 1 रहेगा, 1 और यहां भी 1 रहेगा। 2 कनेक्शन 3, 4, 5 के साथ है, तो 2 का कनेक्शन 3 के साथ हो गया, 2 का कनेक्शन 4 के साथ, और इसी 2 कनेक्शन 5 के साथ भी हो सकता है। 3 का कनेक्शन 4 और 5 के साथ है, तो हो जाएगा क्या 4 और 5 के साथ हो जाएगा, 4 का जो है 3 कनेक्शन कहां गया, 3 का कनेक्शन 4 के साथ है, 3 का कनेक्शन 4 के साथ है, और इसी 3 कनेक्शन 5 के साथ है, तो ये मिल सकता है। 4 का कनेक्शन केवल और केवल 5 के साथ मिलेगा, तो 4, 5 मिल जाएगा, ये हमको मिल सकता है। 5 का कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 5 जो है 5 के बराबर जाएगा, इधर ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि छोटा हो जाएगा ये, इसलिए आपको इस प्रकार के मिलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे रोस्टर रूप, ठीक है, इसको बोलेंगे रोस्टर रूप। अब इसी को लिखेंगे समुच्चय निर्माण में, तो आएगा आर बराबर में कैसे, ये हो जाएगा x, y सच दैट क्या कि y का जो मान होगा वो x से बड़ा होगा, y का मान x से बड़ा लेना है हमें, जहां पर जो x होगा ये p से आएगा, x p से आएगा, एंड y जो होगा ये आपका q से आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। अब इसमें एक बात और ध्यान देनी है कि इसमें प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा और सप्रांत क्या होगा, ठीक है ना। प्रांत, परिसर और सप्रांत को दे देते हैं। तो भाई प्रांत की जब बात करते हैं तो प्रांत में आपका क्या क्या मिलता है, देखो मैं इसको जो है प्रांत को मैं यहां लिख दे रहा हूं। प्रांत की बात मैं जब कर रहा हूं भाई, तो प्रांत को मैं कहां लिखूं, प्रांत को मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। प्रांत की जब बात करेंगे तो प्रांत को मैं यहां लिख दे रहा हूं, चूंकि यहां दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, मैं इस चीज को यहीं पे लिख दे रहा हूं, समझ में आ जाएगी बातें। प्रांत की बात कर रहा हूं, तो प्रांत में आप क्या क्या आपके पास आ सकता है प्रांत में, तो प्रांत इस समुच्चय ए के जितने अवयव होते हैं, है ना, जो समुच्चय ए के अवयव जो काम आ रहे हैं उसको, इसी की बात करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रांत। जितने भी काम आ रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे प्रांत, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या प्रांत। तो भैया आएगा आपके पास ये प्रांत हो जाएगा 1, 2, 3 और हो जाएगा 4, ये प्रांत हो गया, ये प्रांत हो गया। समुच्चय बी के सभी अवयव को हम लोग बोलते हैं सहप्रांत, तो समुच्चय बी के अवयव को हम लोग बोलते हैं सहप्रांत, है ना, सहप्रांत बोलते हैं। जितने भी अवयव चाहे काम आए चाहे ना आए सबको बोलेंगे सहप्रांत। तो ये हो जाएगा आपके पास 2, 3, 4 और 5 ये मिल सकता है। और एक होता है परिसर। परिसर का मतलब होगी होता है कि समुच्चय बी में जो अवयव काम आ रहे हैं, काम तो वैसे सभी आ रहे हैं लेकिन इसमें कुछ छूट जा रहा है, एक छूट जा रहा है, तो इसमें सभी काम आ रहे हैं तो सबको ले लेंगे, इसमें छूट जा रहा है तो इसको नहीं लेंगे। तो जो काम आ रहे हैं इसमें काम कौन कौन आ रहा है भाई, 2, 3, 4, 5 सब आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5 ही मिल जाएगा।
इसकी जब मैं बात करूंगा तो इसमें जो प्रांत होगा आपका, प्रांत की मैं बात करूंगा तो प्रांत में आपके समुच्चय पी के लेंगे, तो प्रांत में आपके पास 1 2 3 4 5 है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये 5 मिल जाएगा आपको प्रांत का। सप्रांत की बात करेंगे तो सप्रांत में जो समुच्चय बी के अवयव होंगे 1 से लेकर 5 तक, वो भी हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 मिल जाएगा। लेकिन परिसर की जब बात करेंगे तो परिसर में जो काम आने वाले हैं इधर के समुच्चय बी के अवयव काम आने वाले कौन कौन काम आ रहे हैं भाई? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, एक काम नहीं आ रहा है। इसका मतलब केवल परिसर में आपको मिलेगा 2 3 4 5, ये मिलेगा हमको। तो इस तरह से मैंने संबंध के बारे में आपको पूरा डिटेल जो है प्रश्नावली 1.1 में बता दिया था, यहां भी बता दिया, क्योंकि बताना बहुत जरूरी था, नहीं बताएंगे तो हमको ये चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है ना, संबंध हमने जान लिया, इस संबंध दो समुच्चयों के बीच में एक संबंध होता है जो इस प्रकार से लिखते हैं रोस्टर रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, अब हम बात करने वाले फलन की, क्योंकि इसमें फलन तो नाम आया है, तो फलन की देखेंगे फलन क्या होता है और फलन कितने प्रकार के होते हैं। तो एक बार मैं इसको मिटाता हूं और फिर हम लोग बढ़ते हैं फलन की ओर। ठीक है साथियों, मिटाता हूं इसको मैं। तो साथियों हमने जो है संबंध के बारे में अभी भी पढ़ा हमने, जिन बालकों को नहीं समझ में आया होगा एक बार देख लेंगे वीडियो को, और नहीं भी देखेंगे तो जो मैंने पिछला जो पढ़ा दिया है संबंध प्रश्नावली 1.1 को, जो चैप्टर आपका विशेष है उसको देख लीजिएगा, आप लोगों को संबंध पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं फलन, क्योंकि फलन हमें यहां पर पढ़ना ही है, हल्का सा समझते हैं कि फलन क्या होता है। तो हेडिंग में दे रहा हूं यहां पर फलन, कि फलन को समझते हैं भाई कि फलन होता क्या है। फलन को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन, फलन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या भाई? फंक्शन। ठीक है ना, तो ये फलन हमें समझना है कि फलन क्या होता है। बेसिकली फलन तो एक प्रकार का संबंधी है, लेकिन एक खास प्रकार का संबंध होता है। मतलब किस संबंध को मैं जो है फलन कह दूं, इस पे ध्यान देना है। आखिर किसी संबंध को फलन कहने का मतलब ये कि कोई संबंध किसी खास बात को मानेगा तो फलन बन जाएगा। अब वो कौन सी खास बात है इस पे ध्यान देना है। इसके लिए मोटी मोटा मैं एक डायग्राम फिर से समझाता हूं, क्योंकि कक्षा 12 भाई डायग्राम हमें देखना ही पड़ेगा, और डायग्राम की सहायता से अगर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स और आसान हो जाएगा। तो फलन एक प्रकार का संबंध है, लेकिन कौन सा खास संबंध है, कौन सी बातें मानेगा संबंध कि फलन बन जाएगा। तो भाई देखते हैं उसको। ये मैंने कह दिया कि आपके पास एक समुच्चय है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं कि एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय मैंने ए लिया है ना, समुच्चय ए लिया और इसका नाम दिया मैंने ए। इससे मैंने कहा कि 1 है 2 है 3 है, 3 प्रकार के अवयव है। और दूसरा मैंने समुच्चय बी लिया, दूसरा समुच्चय बी लिया, इसमें मैंने कहा आपके पास संबंध है ए बी और सी, ये 3 अवयव इसमें भी है। ए से बी में मैंने एक संबंध को दर्शाया एफ, और इसी एफ को हम लोग कहेंगे कि ये फलन बन सकता है। कौन सी खास बातें हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं थोड़ा सा संबंध फलन की डेफिनेशन लिख दे रहा हूं कि फलन की डेफिनेशन क्या है। ये कहता क्या है कि समुच्चय ए, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में, ऐसे दिया समुच्चय बी में प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान हो, एक प्रतिबिंब अगर विद्यमान होगा तो उसको हम लोग फलन कहेंगे। अब जरा देखिए ध्यान से, डेफिनेशन को हम लोग पूरा प्रॉपर समझते हैं। कहता क्या है, फलन कोई भी संबंध फलन तभी होगा जब वो दो खास बातों को मान लेगा। दो खास बातों को, कोई भी संबंध फलन तभी होगा जब वो दो खास बातों को मान लेगा, तो हम लोग कहेंगे कि वो आपका फलन बन जाएगा। कौन सी दो खास बातें इसमें लिखा हूं मैं कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, मतलब इसमें जितने भी अवयव होंगे इन सभी प्रत्येक अवयव, एक तो ये खास बात है आपका कि प्रत्येक अवयव की बात कर रहा है, समुच्चय ए में जितने भी अवयव होंगे
उन सभी अवयवों की बात कराए, कोई भी अवयव छूट ना पाए। ये पहली खास बात है। प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब मिले। एक तो ये खास बात है आपका, केवल और केवल कितना प्रतिबिंब मिले भाई? एक प्रतिबिंब मिले, मतलब एक से अधिक प्रतिबिंब ना मिले, है ना। तो अगर ये दो खास बातें कोई संबंध मान लेगा तो फलन बन जाएगा। अब देखो मैं इसको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं कि भाई मैंने कह दिया कि इस 1 का कनेक्शन ए के साथ है, इस 1 का कनेक्शन जो है बी के साथ है, 2 का कनेक्शन सी के साथ है। अब चेक ये करना है कि क्या ये जो है फलन की शर्त को मान रहा है। अगर ऐसा है तो इस प्रकार के संबंध को मैं फलन कह सकता हूं। अगर इसको मानेगा तो दो बातें हैं, एक समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव इसमें सारे के सारे कवर होने चाहिए, और समुच्चय बी में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब मिले इस सभी अवयवों का, है ना। देखो जरा, अब ये कह रहा है समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, तो प्रत्येक अवयव 1 2 3 है, क्या इसमें सभी कवर हो पा रहे हैं? नहीं कवर हो पा रहे, 3 तो छूट जा रहा है ना, क्योंकि 3 का कोई प्रतिबिंब मिल ही नहीं रहा है इसमें। इसका मतलब ये कि ये फलन आपका नहीं होगा। मतलब ये लिख देंगे मोटी मोटा में क्या, कि फलन नहीं है, फलन नहीं है, क्योंकि भाई समुच्चय ए के सभी अवयव तो कवर हो ही नहीं रहे हैं, एक तो छूट जा रहा है आपका, है ना, एक छूट जा रहा है। तो कैसे बनेगा ये फलन आपका? फलन को एक और एग्जांपल रूप में समझ लिया जाए। जैसे मैं इधर वाले को कह दूं कि ये समुच्चय ए को मैं कह दूं कि आपका बेटा है, इसको मैं कह दूं कि बेटा है, सॉरी बेटा कह दूं, है ना। इसको कह दूं कि मैं मां है, मां है। तो भाई ये जो आपका ए है ये बेटा है, और इस बेटे की दो मां है। ऐसा हो सकता है क्या कभी? नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। एक आपका बेटा है और इस बेटे ए का जो है दो मां हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हां, ये हो सकता है कि एक मां की कई सारे बेटे हो सकते हैं, लेकिन एक बेटे का केवल और केवल एक ही मां होगी, एक से अधिक नहीं होगी मां। इसका मतलब ये फलन की शर्त को मान ही रहा है। ऐसे एग्जांपल में समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल समझाता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मैंने एक समुच्चय यहां पर लिया, इसको मैंने नाम दिया P, और इस समुच्चय को मैंने लिया, इसका नाम मैंने दिया Q, और इसको मैंने कह दिया कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। इसको मैंने कहा A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। एक मैं और लेता हूं यहां पर समझने के लिए। इसको मैंने कहा कि इसमें 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इसमें मैंने कहा कि भाई आपका जो है केवल और केवल A हो गया, है ना। इसमें से एक संबंध दर्शाया और मैंने कहा F है, इसमें भी एक संबंध दर्शाया, मैंने कहा F है। अभी देखना है कि ये फलन आपका बनेगा नहीं। बनाने के लिए मैं कनेक्शन दर्शा रहा हूं भाई। कनेक्शन ये दर्शा रहा हूं कि मैंने कह दिया कि इसका कनेक्शन तो इसके साथ है, इसका कनेक्शन भी इसके साथ है, या हटा दो इसको, अभी रहने दो समझने के लिए, ऐसे ध्यान दीजिएगा। 2 का कनेक्शन B के साथ है, 3 कनेक्शन जो है D के साथ है, और 4 का कनेक्शन C के साथ है ना, बन सकता है ये। तो अब इसके चीज को देखिए, यहां पर डिफरेंशिएट कह रहा है क्या कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव कवर होने चाहिए। भाई तो कवर हो रहा है, सारे अवयवों का प्रतिबिंब तो इसमें मिल ही रहा है, लेकिन B में आपके केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब हो, मतलब इधर के जितने भी अवयव है सबका केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। तो भाई 1 का तो एक ही है, 2 का भी B एक ही केवल, 3 का D एक ही केवल, C का भी एक ही। मतलब ये कि ये जो चीज आप देख रहे हैं कि ये फलन होगा, आपका फलन है। ये वाला एग्जांपल फलन के रूप में विद्यमान है। इसका मैं कह दूं कि 1 का कनेक्शन A के साथ, 2 कनेक्शन भी A के साथ, इसको भी कह दूं कि 1 कनेक्शन C के साथ, A के साथ है। तो देख रहे हैं यहां पर क्या कि इधर के सारे अवयव कवर तो हो रहे हैं, और हर एक अवयव का प्रतिबिंब जो है एक ही मिल रहा है। भले वो एक ही विचार बन रहे हैं, लेकिन मिल रहा तो एक ही ना। अर्थात ये कि ये भी आपका फलन के निश्चय मान सकता है। कैसे? आपने कहा कि इसको ये बेटा मैंने मान लिया, चलो भाई इसको मैंने कह दिया कि ये आपका बेटा है, और इसको मैंने कह दिया मां है, ठीक है। तो 3 बेटों की एक मां हो सकती, हाँ भाई बिल्कुल हो सकती है, 3 बेटों की एक मां हो सकती है। लेकिन अगर मैं इसी को उलट देता हूं भाई, यहां पर A कर दिया और यहां पर मैंने 1 2 3 कर दिया, और ऐसे मैंने खींच दिया भाई, तो जरा बताओ कि अब जो है ये बेटा हो गया और ये जो है मां हो गई, उलट दिया मैंने। तो क्या एक बेटे की 3 मां हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कि ये फलन नहीं है, ठीक ना, फलन नहीं है। लेकिन ये वाला तो फलन है आपका, इस फलन की शर्त को मान रहा है। तो मुझे भाई पता चली गया कि फलन कब बनेगा। कोई भी संबंध फलन तब बनेगा जब वो दो खास बातों को मानेगा। एक आपका ये कि
इधर के सारे अवयव कवर होने चाहिए। अब यहाँ पे 3 छूट जा रहा, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि 3 जो बेटा है इसकी कोई मां ही ना हो, जरूर कोई ना कोई मां होगी, इसका मतलब ये फलन नहीं है। और जितने भी होंगे अवयव, उन सभी अवयव केवल और केवल एक प्रतिबिंब मिलेगा, एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं मिल सकता। जैसे यहां पर एक का 2 प्रतिबिंब मिला है, ए और बी दोनों मिला है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो एग्जाम्पल भी ठीक था मां और बेटा लेकर के, और यहां पर मैंने डेफिनेशन लिख दी, ये फलन है। तो ये फलन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं फलनों के प्रकार की। फलनों के प्रकार हमें क्या है, क्योंकि पढ़ना बड़ा जरूरी कि आप उनके काम आने वाला है फलनों के प्रकार। और फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम फलन, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे देखेंगे कैसे सवाल आपके आएंगे और लगाना कैसे है। तो इसको मिटाता और देखते हैं फलन के प्रकार हमारे क्या है। ठीक है साथियों, मिटाता हूं इसको। प्यारे साथियों, हमने फलन के बारे में समझ लिया। अब फलन के साथ साथ हम लोग समझ लेते हैं फलन के प्रकार, क्योंकि आप उनके काम आने वाले हैं। फलन के प्रकार जो हमने पढ़े थे वो 4 खास प्रकार के फलन पढ़े थे, जिसमें से पहला था आपका फलन के प्रकार, वो था आपका एकाएकी फलन। एकाएकी फलन, और इस एकाएकी फलन को हम लोग बोलते हैं इसमें 1-1 फंक्शन। इस फलन को हम लोग बोलते हैं इसमें क्या, 1-1 फंक्शन। ये पढ़े थे हमने, पहला फलन पढ़ा था हमने, और इसकी डेफिनेशन तो हमने पूरा डिटेल में समझ लिया था। दूसरा जो फलन था आपका पॉइंट नंबर 2, वो था आपका बहुएकी। बहुएकी फलन, और इसको हम कहते हैं इसमें मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, ठीक है ना, ये आपका दूसरा फलन हो गया। उसके बाद जो तीसरा हमने पढ़ा था वो था आपका आच्छादक। आच्छादक, ये फलन पढ़ा था हमने। तो आच्छादक की हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, आंटो फंक्शन। आंटो फंक्शन, ये आपका तीसरा फलन था। चौथा फलन हमारे पास था, चौथा फलन ये अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी, ये जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, ये 4 खास प्रकार के फलन हमने पढ़ लिए थे। अब इन चारों की डेफिनेशन तो मैंने आपको प्रश्नावली 1.2 को जब हल किया गया था तो मैंने एक करके लिखवाई भी थी, एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे इस डायग्राम से। तो यहां पर मैं केवल इन चारों के बारे में डायग्राम के माध्यम से बताता हूं कि कौन कौन सी इसमें एकाएकी होगा, बहुएकी होगा, आच्छादक होगा और अंतःक्षेपी होगा। वैसे हम लोग के इस चैप्टर में काम आने वाले कौन फलन है, एक आपका एकाएकी काम आने वाला है और एक आच्छादक काम आने वाला है, और कोई मतलब नहीं है। 2 चीजें, एक एकाएकी और आच्छादक। तो हम लोग समझते क्या है, एकाएकी का मतलब क्या होता है। एकाएकी मतलब ये 1-1, मतलब ये कि प्रांत के जितने भी अवयव होंगे उन सभी अवयवों का केवल और केवल अद्वितीय प्रतिबिंब मिलेगा, केवल और केवल एक मिलेगा। अब देख रहे हैं यहां पर क्या कि 1 का कनेक्शन तो ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, और 3 का भी बी के साथ है, और इधर का एक अवयव खाली भी हो गया। तो ये मेनी टू 1 है, मतलब मेनी टू 1, 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब, मेनी टू 1। तो ये आपका जो है बहुएकी होगा, बहुएकी हो जाएगा, ठीक है ना, बहुएकी फलन होगा, बहुएकी भी हो जाएगा। और इधर के सारे अवयव काम नहीं आ रहे, एक सी छूट जा रहा है, और जब छूट जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतःक्षेपी। तो बहुएकी के साथ साथ ही आपका अंतःक्षेपी भी है, ठीक है ना, अंतःक्षेपी फलन भी हो जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग बात करते हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि हर एक अवयव का एक एक प्रतिबिंब मिल रहा है, और जब अद्वितीय प्रतिबिंब मिलेगा तो आपका ये 1-1 मतलब एकाएकी बन जाएगा, 1-1, 1-1, 1-1, है ना। तो ये आपका ये जो फलन देख रहे हैं ये आपका एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। और साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि इधर के सारे के सारे अवयव काम आ रहे हैं भाई, और जब काम आते हैं तो इसको हम लोग आच्छादक बोलते हैं, नहीं का जो छूट जाता है उसको अंतःक्षेपी बोलते हैं उसके आधार पे। तो सारे अवयव काम आ रहे हैं, इसका मतलब ये आच्छादक भी है। तो ये हो जाएगा आपका आच्छादक, एकाएकी के साथ साथ क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन भी हो जाएगा। तो इस तरह से बन सकता है। इसमें आते हैं भाई, तो देख रहे हैं कि इधर के सारे अवयव काम भी आ रहे हैं, लेकिन 2 अवयव का एक प्रतिबिंब मेनी टू 1 है, अर्थात ये बहुएकी है। ये हो जाएगा आपका बहुएकी फलन। और साथ ही साथ इधर के सारे अवयव काम भी आ रहे हैं, तो ये आपका आच्छादक भी हो जाएगा, आच्छादक फलन भी हो सकता है। अब इसमें चौथे में बात कर ले रहे हैं। चौथे में आप देख रहे हैं क्या कि हर एक अवयव का एक प्रतिबिंब इसमें विद्यमान है, 1-1 है,
तो इसका मतलब एकाकी है, तो भैया ये तो आपका एकाकी है, ठीक है ना, एकाकी है, एकाकी फलन। लेकिन इधर का एक अवयव छूट जा रहा है, और जब छूट जाएगा तो अच्छादक नहीं होगा, मतलब ये हो जाएगा आपका अंताक्षेपी, इस तरह बन सकता है। तो चारों फलन की डेफिनेशन हमने लिखवा दी थी, बस मैंने इसको समझाना था। इसमें से दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका एकाकी और एक आपका अच्छादक, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उम्मीद होगी कि आप लोगों को समझ में आया होगा फलनों के प्रकार। अब हम लोग इसको मिटा करके पढ़ते हैं प्रतिलोम फलन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझते हैं भाई प्रतिलोम फलन क्या होता है। मैं इसको मिटाता हूं और बढ़ते हैं प्रतिलोम फलन के ऊपर, चलो देखते हैं। तो प्यारे साथियों, हमने जो है संबंध पढ़ लिया, फलन पढ़ लिया, फलन के प्रकार हमने रिपीट कर लिए। अब बात करते हैं प्रतिलोम फलन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके बगैर प्रश्नावली को लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसी की तो हमें बात ही करनी है। तो प्रतिलोम फलन एक्चुअली होता क्या है? प्रतिलोम मतलब ये फलन का उल्टा। किसका उल्टा? फलन का उल्टा, उसे बोलते हैं प्रतिलोम फलन। तो फलन तो हम लोग जानते क्या है, फलन की कंडीशन क्या होती है। जैसे मैं इसको समझा दे रहा हूं मोटी मोटा में कि ये आपके पास मैंने एक कोई सेट लिया ऐसे, और ये भी कोई सेट लिया भाई ऐसे, इसको मैंने कहा ए और इसको कहा मैंने बी। तो ए से बी में परिभाषित एक फलन को मैंने एफ कहा, ऐसे लिख दिया भाई। अब उसके बाद जो मैंने कहा इसमें एक है, दो है, तीन है, एक दो और तीन, ये लिख दिया मैंने। इसमें कहा ए बी और सी है, ये लिख दिया मैंने। अब इस वन का कनेक्शन मैंने बी से दर्शा दिया, टू का कनेक्शन सी से दर्शा दिया, और जो थ्री है इसका कनेक्शन मैंने ए से दर्शा दिया ऐसे, ठीक है ना भाई। तो फलन की शर्त को ये मान रहा है क्या? हाँ बिल्कुल मानना भाई, क्योंकि इधर के सारे अवयव कवर हो रहे हैं और हर एक अवयव का अद्वितीय प्रतिनिधित्व मिल रहा है, एक केवल और केवल एक ही मिल रहा है। तो ये आपका फलन है। इसको लिखेंगे ऐसे क्या कि f जो है आपका f सच दैट ये आपका a से b में परिभाषित है, और f बराबर में आपको मिलेगा क्या कि 1 का कनेक्शन b में है, तो ये आ जाए आपके पास 1 कामा b हो जाएगा। 2 का कनेक्शन c में है तो आ जाएगा 2 कामा c हो जाएगा, ये मिल सकता हमको है। 3 का कनेक्शन a में है तो भैया आ जाएगा क्या 3 कामा a मिल जाएगा। ये हमको फलन मिल गया, केवल फलन मिला है। लेकिन हमें बात करनी है प्रतिलोम फलन की। तो फलन का अगर मैं उल्टा कर दूं, मतलब फलन आपका a से b में है तो इसका उल्टा b से a में हो जाएगा, और उसे हम बोलेंगे प्रतिलोम फलन बोलेंगे, है ना। जैसे मैं देखता हूं यहां पर कि यहां पर मैंने लिया, इसको मैंने अब b कह दिया भाई, b कह दिया, और इसको मैंने अब जो है a कह दिया, a कह दिया। b में आपके a b c थे तो a b c हो गया। a में आपके 1 2 3 थे तो 1 2 3। अब देखिए जरा ध्यान से, इस a जो था वो आपका 3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे आएगा भाई आपका, है ना। उसके बाद जो b आपका जो 1 के साथ कनेक्ट है तो b चला जाएगा 1 के साथ चला जाएगा, C चला जाएगा 2 के साथ चला जाएगा। तो अब B से A में जो कनेक्शन बनेगा उसको हम लोग कहेंगे F इनवर्स, और यही F इनवर्स आपका प्रतिलोम बनेगा। मतलब ये इसको लिखेंगे ऐसे कि जो F इनवर्स है, F इनवर्स सच दैट वो आपका B से A में है, B से किसमें? A में। और F इनवर्स बराबर में आपको क्या क्या मिल सकता है भाई, इसी के मान को देना है। A कामा B था तो B कामा A भी हो जाएगा। तो ये आएगा आपके पास कितना, हाँ ऐसे चल दो भाई कि a कामा 3, वही उलट रहे हैं इस चीज को। तो इसके बाद मिलेगा क्या हमको b कामा 1 तो हो जाएगा b कामा 1, और ये हो जाएगा c कामा 2, तो ये जाएगा c कामा कितना 2, ये मिलेगा हमको। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन बोलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि जितने भी फलन होते हैं सभी फलन का प्रतिलोम नहीं मिल सकता, कुछ ही फलन का मिलेगा। अब किन किन फलनों का प्रतिलोम मिल सकता है उस पर ध्यान देना है। उन्हीं फलनों का प्रतिलोम मिल सकता है जो फलन आपके एकाकी और अच्छादक दोनों होंगे, उन्हीं का प्रतिलोम विद्यमान होगा। मतलब ये कि जो फलनों का, ऐसे लिख दिया जाए, समझो जरा ध्यान देंगे, जो फलन ऐसे जो फलन एकाकी तथा आच्छादक, एकाकी तथा आच्छादक होंगे, जो फलन एकाकी तथा आच्छादक होंगे उसका ही
उसका ही प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। जो फलन आपका एकेकी और आच्छादक दोनों होगा उसी का क्या होगा, प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अब यही तो समझना है भाई कि सबका तो फलन प्रतिलोम फलन मिल नहीं सकता, उन्हीं फलनों का मिलेगा जो आपके एकेकी भी होंगे और क्या होंगे, आच्छादक होंगे। मतलब दो बातों को, एकेकी भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए, तभी उस फलन का हमें क्या मिल सकता है, प्रतिलोम मिल सकता है ना, एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। अब जैसे मैं कह दूं समझने के लिए यहां पर कि मैंने एक समुच्चय ऐसे लिया, यहां पर भाई एक लिया, यहां पर इसमें मैंने कहा कि एक हो गया, दो हो गया। अब उसके बाद फिर मैंने लिया यहां पर ऐसे, इसमें मैंने कहा एक बी और सी हो गया, तो 1 का कनेक्शन बी में हो गया, बी और 1 कनेक्शन ए में हो गया, 2 कनेक्शन सी में हो गया। ठीक है ना, हो गया ये। अब ये देख रहे हैं क्या कि इधर के सारे अवयव काम आ रहे हैं, और इसमें परिभाषित एक फलन मैंने एफ कह दिया भाई। चलो, तो इधर के सारे अवयव काम आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब मिला, मतलब ये फलन बन सकता है आपका। एक ही भी है लेकिन ये अवयव छूट जा रहा है, इसका मतलब आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। मतलब ये फलन आपका जो है केवल और केवल एकेकी है, आच्छादक नहीं है। तो आच्छादक नहीं, एकेकी है, एकेकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो भाई जब आच्छादक नहीं है तो क्या इस वाले फलन का प्रतिलोम विद्यमान हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कैसे देखते हैं इस चीज को, है यहां पर देखेंगे कि भाई उल्टा जब करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, और इसका देखेंगे तो जाएगा 1,2। तो भाई ए का कनेक्शन 1 के साथ जाएगा, बी के सी के कनेक्शन 2 के साथ जाएगा, बी वाला तो छूट गया। आज जब बी वाला छूट गया मतलब इधर के सारे अवयव काम नहीं आ रहे हैं, तो ये फलन की शर्त को ही नहीं मानेगा भाई। आज जब शर्त ही नहीं मानेगा तो प्रतिलोम फलन बनेगा ही कहां से, नहीं मिलेगा। अर्थात ये तो आपका पहले फलन ही नहीं है, फलन ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी मिल सकता है जब आपका एकेकी भी हो और क्या हो, आच्छादक भी हो, है ना, ये बन सकता है भैया। अरे बात समझ में आ रही है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि उन्हीं फलन का प्रतिलोम विद्यमान होगा जिन फलन का एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। यहां पर हमने देख लिया। अब इसको समझते एक चीज और, मैं यहां पर एक और एग्जांपल लेता हूं भाई। यहां पर कि मैंने कहा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और फिर मैंने लिया यहां पर लिया मैंने क्या कि 1 हो गया, 2 हो गया, और इसको मैंने कहा ए बी सी ले लिया जाए, ए बी सी ले लिया जाए, है ना। 1 का कनेक्शन बी में कर दिया जाए, और इसका सी के साथ, इसका भी सी के साथ ले लिया जाए। तो देख रहे हैं यहां पर कि ये तो फलन है, मेनी टू वन, बहु एक ही फलन है, बहु एक ही फलन है, बहु एक ही, ठीक है ना, बहु एक ही फलन हो जाएगा आपका। और बहु एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है आपका, है एक ही भी नहीं है। तो जब एक ही भी नहीं है क्योंकि 1 to 1 है ही नहीं है, बहु एक ही हो गया, इसका मतलब ये फलन नहीं होगा। अब इसको उल्टा करके देख लेते हैं कैसे प्रतिलोम फलन इसका विद्यमान नहीं है। उल्टा करेंगे भाई तो ये आएगा ए बी सी हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 1 2 3। तो देख रहे हैं 1 का कनेक्शन बी के साथ, मतलब बी कनेक्ट होगा 1 के साथ, और सी जो कनेक्ट होगा आपके किसके साथ, है ना। यहां पर देखो इधर के दो अवयव का, एक अवयव का दो प्रतिबिंब मिल रहा है जो फलन के खिलाफ है, फलन की शर्त को मानता ही नहीं है, एक छूट भी रहा है। इसका मतलब ये तो पहले आपका ये फलन ही नहीं है, फलन ही नहीं है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि उन्हीं फलनों का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा जो फलन आपके एकेकी भी होंगे और आच्छादक दोनों होंगे, तो ही आपके जो है उस फलन का प्रतिलोम विद्यमान होगा। यहां पर देखिए 1 2 3 है, इसका हर एक अवयव का एक प्रतिबिंब है, पढ़ देंगे तभी मिलेगा। इसका मतलब इस वाले फलन का प्रतिलोम फलन विद्यमान हो सकता है, लेकिन इसका और इन दोनों का नहीं मिलेगा भाई, है ना। तो इस तरह से हमें क्या किया कि प्रतिलोम फलन के बारे में भी समझ लिया कि प्रतिलोम फलन तभी मिलेगा जब फलन आपका एकेकी होगा और आच्छादक भी होगा। यही शर्त है हमारे पास है। तो आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि ये चीज समझ में आ गई। आज के इस क्लास में हमने केवल संबंध को रिवीजन किया है, संबंध और फलन जो पहला चैप्टर था उसको रिवीजन किया है। कल हम लोग पढ़ेंगे जो है फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और उसका परिसर प्रांत पढ़ेंगे, जिससे प्रश्नावली 2.1 को हल कर सके। तो कल हम प्रयास करेंगे प्रश्नावली के सवाल को लगाने के लिए, उदाहरण भी उसके लगाने के लिए। और कल की क्लास, इसके बाद जो क्लास होगी वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उस पर हम लोग जो है चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। चैप्टर जो है आपका जिससे सवाल लग सकता है उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है ना साथियों। तब तक ये क्लास जो है आप लोग बढ़िया समझ लीजिएगा। किसी भी प्रकार कोई दिक्कत रहेगी तो हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
हाँ, एक बात और साथियों, जो बच्चे आपके 10 में है आपकी बार गए हैं 2024 में 25 में एग्जाम देने वाले, उनके लिए भी क्लास स्टार्ट होगी, धीरे धीरे करके स्टार्ट किया जाएगा। ठीक साथियों, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।